बिहार के सृजन के शताब्दी वर्ष के ऊपर के अवसर पर बिहार सरकार द्वारा जिन विषयों को चयनित किया गया था उस विषय में एक विषय यह भी था कि बिहार के विकास में महिलाओं की क्या भूमिका है, इस पर भी एक पुस्तक का प्रकाशन किया जाए। इस उद्देश्य से बिहार के विकास में महिलाओं के योगदान विषयक एक पुस्तक बिहार राज्य अभिलेखागार द्वारा प्रकाशित किया गया था, जिसका संपादन मेरे द्वारा संभव हो पाया था। उसमें एक व्यक्तित्व डॉक्टर अनमोला सिन्हा का भी चयनित किया गया था संपादक मंडल के द्वारा, जिसके विषय में आज मैं अपनी कुछ बात आप लोगों के समक्ष रखना चाहता हूँ। जैसा कि पूर्व में भी मैंने इन बातों की चर्चा की है कि सुदूर देहात शाही मीनापुर जो मेरा भी गांव है, जहाँ मेरी भी जन्मभूमि है, वहाँ शिक्षा के संबंध में किस तरह के अंधविश्वास थे। पुरुषों से लेकर महिलाओं तक की शिक्षा के प्रति लोगों में कोई जागरूकता नहीं थी। उस परिस्थिति में नवल किशोर शाही, उपेंद्र नारायण शाही, रामस्वार शाही जैसे व्यक्ति शिक्षा के लिए आगे निकले और फिर उन्होंने अपनी प्रतिभा को स्थापित किया। उसके बाद फिर पुरुषों में सिलसिला ये जारी रहा, परंतु महिलाओं की शिक्षा तो दूर दूर तक की नहीं थी और इसका ख्याल भी नहीं लोगों का था। उसके संबंध में एक अंधविश्वास की भी चर्चा मैंने पहले की थी और आज फिर उसको दोहराना चाहता हूँ कि वहाँ लोगों के मन में एक अंधविश्वास था कि जो पिता अपनी पुत्री को शिक्षा देगा वो उसका निधन हो जाएगा। अनमोला सिन्हा ने खुद ये बात मुझसे कही थी और उन्होंने मुझसे यह भी बात की कि मेरे पढ़ाई के बाद तुम्हारे चाचा स्वर्गीय राम विनोद सिंह ही एक ऐसे व्यक्ति ठहरे जिन्होंने कहा कि मैं मरने के लिए तैयार हूँ, मर जाऊंगा भी तब भी। अनमोला सिन्हा के गांव से निकलने के ठीक 20 बरस बाद हमारे चाचा ने अपनी पुत्री प्रोफेसर इंदु को पटना पढ़ने के लिए भेजा था, जहाँ जिसका नाम बीएनआर ट्रेनिंग स्कूल में लिखवाया गया था और अनमोला सिन्हा ही उनकी शिक्षक थी। तो अनमोला सिन्हा के पढ़ाई शुरू करने के बाद 20 बरस लग गए वहाँ की लड़कियों को घर से बाहर निकल के शिक्षा प्राप्त करने की। तो किस तरह से ये अंधविश्वास और का भय जो लोगों को था वो टूटा और कैसे फिर शिक्षा का प्रसार हुआ और अनमोला सिन्हा किस विषम परिस्थिति में आगे बढ़ी, ये एक प्रेरणादायक प्रसंग है आज के लोगों के लिए भी और सदा भी ये रहेगा, क्योंकि अनमोला सिन्हा ने जिस कठिन परिस्थिति में विद्या आरंभ किया था उसके संबंध में हम विद्यासागर के बारे में ही हम लोगों ने पढ़ा है कि किस तरह वो स्ट्रीट लाइट पे भी पढ़ के बहुत बड़े विद्वान हो गए थे। विद्यासागर उनका नाम ही था और इस तरह से वो ज्ञान के अगाध भंडार हुए थे। इस तरह के व्यक्तित्व अनमोला सिन्हा का जन्म 9 अप्रैल 1929 ईस्वी को एक गांव के अति सामान्य या गरीब परिवार में कहा जाए हुआ था। अपने माता पिता के 5 संतान थे और पिता भी शिक्षित नहीं थे, माँ की शिक्षा का प्रश्न ही नहीं उठा। वैसी परिस्थिति में इनकी शिक्षा स्वयं की प्रेरणा थी
उसकी भी एक रोचक कहानी वो बताया करती थी कि किस तरह से एक हमारे गांव में एक सामान्य परिवार का पिछड़े समाज से वो आते थे, जिन्हें हम लोग चना जोड़ गरम कहा करते हैं। आज उनका बेटा गांव का मुखिया भी है। उनके उनको उन्होंने मनोहर पोथी में लेके पढ़ते हुए देखा। क से कलम, ख से खरगोश। ये मनोहर पोथी जो उस समय शिक्षा आरंभ करने वाले के लिए प्रथम पुस्तक हुआ करता था, उसको पढ़ते देख के इनके अंदर ये जिज्ञासा उठी कि ये हम भी पढ़ाई करें। तो उन्होंने उससे पुस्तक की मांग की। वो पुस्तक देने के लिए तैयार नहीं हुआ और उन्होंने कहा कि माँ से कहा कि तुम इतना पैसा लाओ और तो हम तुमको ये किताब देंगे। तो माँ से 1.5 किलो या 2 किलो चावल लेके वो गई और चावल, पैसे के बदला चावल दी और वो किताब वो पढ़ी। इसलिए उनका शिक्षक जो था वो मनोहर पोथी था, जिससे कि उन्होंने पढ़ाई की शुरुआत की और स्वयं पढ़ी। उनका विद्यारंभ किसी ने नहीं कराया। पढ़ने में तेज थी। वो गांव में पहले प्राइमरी स्कूल, लोअर प्राइमरी और अपर प्राइमरी 2 तरह के स्कूल होते थे। तो लोअर प्राइमरी की पढ़ाई करते करते फिर अपर प्राइमरी में से भी उन्होंने पढ़ाई की गांव में। और वो गांव में पढ़ाई करते करते उस समय इनको 2 रुपये की छात्रवृत्ति भी मिलना प्रारंभ हुआ, क्योंकि पढ़ने में वो तेज थी। और फिर जैसा कि मिडिल स्कूल तो दूर दूर तक नहीं था, गांव से 6 मील, आज के हिसाब से 9 किलोमीटर की दूरी पर और आई में एक मिडिल स्कूल था, जहां इनका नाम लिखाया गया और वहां से गांव से पैदल जाके वहां पढ़ती थी। पढ़ने में इतनी तेज थी कि और स्वभावतः महिला होने के कारण भी और शरीर से भी दुबली पतली और कमजोर थी। पैर में छाले पड़ जाते थे, फिर भी पहनने के लिए जूते नहीं। तो फिर भी वो पैरों को छालों से बचने के लिए उसके अंदर वो कपड़ा लपेट के भी वो वहाँ जाती थी पढ़ने के लिए। इस कठिन परिस्थिति में उन्होंने मिडिल स्कूल की पढ़ाई और आई से की। और वहाँ भी उनको 6 रुपये वार्षिक की, 6 रुपये महीने की वो छात्रवृत्ति मिली। और पढ़ने में कुशाग्र होने के कारण एक बार जब मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन महेश नारायण सिंह, महेश जो सर सीपीएम के भाई थे, उन्होंने स्कूल का विजिट किया था। तो विजिट करने के बाद ये बात हुई कि उनसे प्रश्न कुछ पूछे गए, तो उस प्रश्न का जवाब जब उन्होंने दिया तो उससे उतने संतुष्ट हुए कि उन्होंने वहाँ के प्रधानाध्यापक को इस बात के लिए आदेश दिया कि इनके अभिभावक से आप मिलें और ये बच्ची आगे भी अपना पढ़ाई जारी रखे। तो वहाँ से ये कहा कि इसके आगे पढ़ने के लिए जो नामांकन का पैसा होगा वो उनके द्वारा दिया जाएगा। तो इस तरह से वो वहाँ के जो शिक्षक थे उन्होंने उनके पिताजी से बात की। जैसे कि आजकल हमारे गांव में मिथिला बिहारी मंदिर की चर्चा है, उसके पुनरुद्धार की बात हो रही है, की भी कर भी दी गई और दूसरे मंदिर के भी पुनरुद्धार की बात की गई। बहुत लोगों का विचार है कि उसको शक्ति पुंज के रूप में विकसित किया जाए और सभी लोग जाएं। तो इस गांव की एक पुरानी परंपरा रही है कि जो लोग भी गांव से बाहर से गांव जाते थे तो शाम के शाम मंदिर को जाते थे। और डॉक्टर ईवन शाही अपने छात्र जीवन में भी जब गांव जाते थे तो मंदिर जाते थे। और मंदिर में जाने के बाद मंदिर के ठीक बगल में इनका घर था मोला सिन्हा का। तो इनके पिताजी डॉक्टर शाही को घर बुला के ले गए और वहाँ उनको बैठाया गया और
वहाँ उन दोनों ने, इनके माँ पिता ने ये बात कही कि बाबू आप जिस तरह की पढ़ाई करते हैं वही पढ़ाई इसको भी दीजिए कि आगे बन के वह ये पढ़े। निर्मला सिन्हा पढ़ने में तेज थी ही, और तो वहाँ से उनका निर्देशन भी प्राप्त हुआ। तो मिडिल स्कूल 1942 के लगभग 1942 में के आंदोलन के समय चूँकि परीक्षाएं बंद हो गई थी, स्कूल बंद हो गया था, जुलाई से लेके अक्टूबर तक बंद था। अचानक ये बात सरकार की ओर निर्देशित हुआ कि जो बच्चे इम्तिहान नहीं देंगे उनको कड़ी सजा दी जाएगी और उन्हें जेल जाने की भी नौबत आएगी। तो विद्यार्थी लोगों ने जो पढ़ाई छोड़ दी थी, उस समय मात्र 85 विद्यार्थी मुजफ्फरपुर जिला से अपियर हुए थे, जिसमें मात्र 5 विद्यार्थी पास किए थे। तो फिर ये मुजफ्फरपुर जाके उन्होंने मिडिल की परीक्षा पास की थी प्रथम श्रेणी में, और वहीं से इनको DPI स्कॉलरशिप भी मिलना शुरू हो गया था। और जब वहाँ वो भी एक रोमांचक कहानी है। 14 कोस दूर मुजफ्फरपुर हमारा गांव, जहाँ की आधा रास्ता इन्होंने पैदल सफर किया था, और उसके बाद वो मुजफ्फरपुर पहुंची थी और वहाँ इन्होंने इम्तिहान दिया था। तो ये कठिन परिस्थितियां थी, और जब वहाँ से परीक्षा पास करके लोग आए, तो जिस तरह से पहले ही बताया गया कि डॉक्टर शाही के संपर्क में ये लोग आ गए थे, तो फिर हुआ कि बांकीपुर गर्ल हाई स्कूल में इनका नाम लिखाया जाए। तो उनके पिताजी इनको लेके पटना बांकीपुर गर्ल्स हाई स्कूल में नाम लिखवाने के उद्देश्य से आए। लड़कियों का गांव से पढ़ने के लिए निकलना भी एक संकट का विषय था। तो लेकिन उस समय एक प्रचलन था कि जिन लड़कियों की शादी होती थी उन्हें गंगा स्नान कराया जाता था। तो गंगा स्नान कराने के उद्देश्य से बैलगाड़ी भाड़ा करके वो गांव से दूर जो 11 स्टेशन है वहाँ चलने की बात कही गई, लेकिन वो वहाँ से वो लोग ट्रेन पकड़ के फिर पटना पधारे। लेकिन वो जो 11 स्टेशन में गंगा यात्रा की बात नहीं थी, लेकिन गांव के अंधविश्वास और इसके कारण उनके पिताजी ने ये बुद्धिमत्ता की थी कि भाई पढ़ाने जाना है, लेकिन उसके नाम पर तो यहाँ पहले ही विवाद शुरू होगा। तो ये वहाँ से निकल के पटना पहुंची थी, और पटना डॉक्टर शाही के यहाँ PMCH में पहुंचने के बाद उनसे हॉस्टल जाके उनको बुलाया था। फिर शाही जी के माध्यम से शाही जी और नवल बाबू दोनों ही के माध्यम से उनका बांकीपुर गर्ल हाई स्कूल में नाम लिखाया गया, और लोकल गार्जियन के रूप में ये 2 व्यक्ति वहाँ थे। उन्होंने, उनके पिताजी ने ये बात भी डॉक्टर शाही से आग्रह किया था। डॉक्टर शाही नवल बाबू दोनों ही उस गांव के थे कि इसे एक ऐसे लड़के से शादी करा दिया जाए की व्यवस्था कीजिए जो जिनके जो इसको आगे पढ़ा सके। तो डॉक्टर शाही के ससुराल में राय बहादुर अवध बाबू उस समय हुआ करते थे, जो फर्स्ट IP भी थे, IP भी थे ब्रिटिश जमाने में। तो इनके घर में ये कमलेश्वरी बाबू नाम के एक युवक, जो नवल बाबू के साथी भी थे, उनके साथ लॉ कॉलेज में पढ़ते थे, वो ट्यूशन पढ़ाने आते थे। डॉक्टर शाही ने उनसे बात की कि एक इतनी तेज लड़की है, देखने सुनने में भी अच्छी है, उसे DPI स्कॉलरशिप भी मिला है,
अगर तुम उससे शादी करो और उसको पढ़ा सको तो ये रिश्ता तुम्हारे लिए बेहतर होगा। कमलेश्वरी बाबू ने इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया, क्योंकि उनके मन में भी एक इच्छा थी कि मैं पढ़ी लिखी लड़की से शादी करूं, और वो भी नितांत गरीब परिवार से आते थे। बेगूसराय जिले के चाक गांव में उनका जन्म हुआ था। लेकिन उनकी सौतेली बहन की शादी घटारों में थी, और घटारों में रह के वो 18 बरस की उम्र तक घटारों रहे थे, जहाँ जूनियर टीपी सिंह जो आईसीएस हुए वो उनके दोस्त थे, और उनकी पत्नी मेडिकल में उस जमाने में पढ़ती थी। तो अपने मित्र की पत्नी को मेडिकल के छात्र होने की बात को देख के उनके मन में ये इच्छा जाहिर हुई कि हम भी ऐसी पढ़ी लिखी लड़की से शादी करें जो कि डॉक्टर बने। अनमोला सिन्हा की तेजस्विता को देखते हुए उन्होंने अपनी शिक्षा की पूर्ति के लिए अनमोला सिन्हा से शादी की बात पक्की की, और फिर उनके पिताजी को खबर की गई। पिताजी ने जो जो फर्स्ट पहला रस्म होता है फलदान का, वो कसैली और पैसे इत्यादि देने का, इनके छात्रवृत्ति के पैसे से ही वो पैसा का जुगाड़ हुआ था। उनको देके उन्होंने शादी पक्की की, और डॉक्टर शाही नवल बाबू सब गांव गए, उनके घर पे ही रहने की तैयारी की गई थी। और वहाँ फिर गांव के किसी बड़े लोगों की शादी थी, उससे पालकी उल्की से व्यवस्था की थी, और कमलेश्वरी बाबू उनके दरवाजे पर भी, डॉक्टर शाही के दरवाजे पर भी उनकी बारात की व्यवस्था की गई थी। कमलेश्वरी बाबू अपने चचेरे भाई और एक दो आदमी के साथ वहाँ पहुंचे, और फिर उनकी शादी हुई। और उसके बाद से कमलेश्वरी बाबू ने इनके इनकी प्रगति के लिए, इनकी पढ़ाई के लिए जो सर्वस्व त्याग होता है, उन्होंने सर्वस्व त्याग किया। शादी तय होने से पहले कमलेश्वरी बाबू ने अनमोला सिन्हा के पिता से ये बात पक्की कर ली थी कि जब तक हमारे रहने का अस्थायी ठिकाना नहीं हो जाएगा, तब तक लड़की को यहाँ से ले जाने और ले आने की व्यवस्था आपको स्वयं करनी होगी। और उन्होंने इस बात को स्वीकारा भी था। दुर्भाग्यवश अनमोला सिन्हा शादी के कुछ ही दिनों के बाद अनमोला वो शादी पक्की है, लेकिन शादी के बाद जब वो फिर पटना आई तो बांकीपुर गर्ल्स स्कूल का यह नियम था कि कोई भी विवाहिता लड़की जो है, ब्याही लड़की हॉस्टल में नहीं रहेगी। और जब इनके पिताजी इनको लेके आए तो फिर वो हॉस्टल में रहने से मना कर दी। अब ये दूसरी ही समस्या खड़ी हुई, अब इनके रहने की व्यवस्था कहाँ की जाए। डॉक्टर शाही और कमलेश्वरी बाबू, नवल बाबू सब आदमियों को ये बात खबर हुई। कुछ लोगों ने प्रयास किया, लेकिन वो प्रिंसिपल इतनी ये थी, स्ट्रिक्ट थी कि वो तैयार नहीं हुआ। तब हुआ कि वहाँ से ये ट्रांसफर सर्टिफिकेट लिया जाए और बीएनआर स्कूल में ही इनका नामांकन कराया जाए। परंतु बीएनआर स्कूल में साइंस की पढ़ाई नहीं थी, और इन्हें आगे चल के साइंटिस्ट बनने का ख्वाब था कि मैं मैडम क्वेरी और सीवी रमन जैसे साइंटिस्ट बनूं। उनके पिता को वो ट्रांसफर सर्टिफिकेट नहीं दिया गया, क्योंकि ये पढ़ने में तेज थी और ये छात्रवृत्ति भी इनको मिली थी, इनके रिजल्ट अच्छे हुए थे। तो प्रिंसिपल ने फटकार के भगा दिया। फिर दूसरे दिन फिर उनको बुलाया गया, तो उन्होंने कहा कि अब मैंने तुम्हारी व्यवस्था, एक जो स्कूल की कपड़ा सिलती है, वो दर्जी महिला है, उसके यहाँ रहने की व्यवस्था मैंने कर दी है, तुम वहीं रहोगी, और नाश्ते के समय में हॉस्टल में आके तुम नाश्ता खाना ये सब कर लोगी। ये मैंने वार्डन को हिदायत देती है इस तरह। लेकिन दर्जी अगर कोई काम करने के लिए कहेगा तो तुम नहीं कहोगी, उसके लिए मैंने उसको हिदायत कर दी। तो फिर वो वहाँ उनके पास रही, और उसके बाद
मैट्रिक की परीक्षा देते देते ये 6 जगहों तक इन्होंने अपना जगह बदला और 1900 इस तरह से उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा प्रथम श्रेणी से प्राप्त की और उसके बाद पटना साइंस कॉलेज में इनका एडमिशन कराया गया। पटना साइंस कॉलेज में एडमिशन के बाद ये बहुत बार बीमार पड़ी थी और उस समय के प्रसिद्ध डॉक्टर ने, डॉक्टर घोषाल, जो डॉक्टर घोषाल थे, उनको देख के उन्होंने कुछ कहा था कि ये गुड बाय पटना साइंस कॉलेज, और ये मेडिकल में नहीं पास करेगी, पढ़ पाएगी। निर्मला सिन्हा अपनी इतनी दृढ़ प्रतिज्ञा थी कि डॉक्टर घोषाल से अपनी बात वापस करने को कही और जब तक कही कि वापस आप नहीं करेंगे तब तक हम आपसे इलाज नहीं कराएंगे, और उन्होंने ये किया। फिर मेडिकल में इनका एडमिशन हुआ और मेडिकल के एडमिशन के बाद MBBS के फर्स्ट और सेकेंड ईयर में इन्होंने पटना और दरभंगा 2 मेडिकल कॉलेज उस समय हुआ करते थे, पटना यूनिवर्सिटी, दोनों में सबसे अधिक मार्क्स लेके इन्होंने सर्वप्रथम किया और 60 रुपीज पर मंथ करके इनका स्कॉलरशिप भी इनको मिला। इसी तरह MBBS में भी इनको सर्जरी में गोल्ड मेडल मिला था और सर्वाधिक अंक प्राप्त हुए थे। उसके कारण ये पहली महिला और ये डॉक्टर थी कि MBBS करने के 2 ही वर्ष के अंदर इनको MS भी करने का अवसर मिल गया था। और क्योंकि उस समय ऐसा प्रावधान था कि जिसको सर्जरी में और गोल्ड मेडल मिला हो उसको सीधे MBBS में MS में उसका एडमिशन हो जाए। तो इस मामले में ये विशिष्ट थी कि MBBS करने के 2 ही साल के अंदर इन्होंने फिर MS की भी परीक्षा पास कर ली। और निर्मला सिन्हा इस बात को बताती हैं क्योंकि इन्होंने सब चीज़ को स्वयं रिकॉर्ड कर लिया है कि उस समय MS करने के लिए कई वर्षों तक लोगों को इंतजार करना पड़ता था। तो जो MS में बहुत सारे लोग जो इनके टीचर थे MBBS में, वो भी इनके बाद उन्होंने MS किया और कुछ लोग तो इनके साथ MS कर रहे थे जो इनको पढ़ाए हुए थे। तो ये पहली महिला थी जिनको MBBS के बाद सीधे MS करने का अवसर उनको मिला। दूसरी बात उन्होंने और लिखी है कि सुशीला पांडे के अतिरिक्त कोई ऐसी महिला मतलब डॉक्टर नहीं है जिसने नौकरी की प्रथम नियुक्ति से लेके सेवानिवृत्ति के अंतिम दिन तक PMCH में ही रही हूँ। तो ये इनका एक मेडिकल का एक ऐसा रिकॉर्ड था जिसमें कि वो साथ रही, इनके साथ था। इसलिए प्रतिभा भी उनकी ऐसी ही थी और दूसरी भी खेलकूद और वाद विवाद की प्रतियोगिता में भी ये काफ़ी सक्रिय रूप से भाग लेती थी। इनकी समकालीन उस समय तारकेश्वरी सिन्हा और कृष्णा शाही, रामदुलारी सिन्हा जैसी महिला नेत्री जो भारतीय राजनीति में काफ़ी आगे बढ़ी, वो भी इनके साथ पढ़ती थी और इनकी व्यक्तिगत मित्र थी। माँ की शिक्षा और पिता का आदेश जो था कि हनुमान चालीसा का पाठ करना, ये सब तो तारकेश्वरी सिन्हा ने इनको जब हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए देखा तो पूछा कि तुम क्या करती हो। उन्होंने कहा कि हमारे माँ का ये आदेश है कि सब दिन स्नान करके ये हनुमान चालीसा का पाठ करना। तो इनके देहातीपन का वो काफ़ी मतलब मजाक उड़ाई और इनको मदद भी करती थी ढंग से साड़ी पहनाना और उन चीज़ों के लिए वो मदद भी वो इनको करती थी। तो इस तरह से बिल्कुल गांव से जाके उन्होंने इस तरह की शिक्षा, मेडिकल की शिक्षा प्राप्त की। इनकी 2 महत्वपूर्ण बातें जो ऐतिहासिक तथ्य के रूप में जो आज तक उजागर नहीं हुआ है,
वो ये जो महत्वपूर्ण बात है इतिहास की दृष्टि से, क्योंकि पटना साइंस कॉलेज में उस समय एमएससी की पढ़ाई नहीं थी, बीएससी तक की ही पढ़ाई थी। तो एक प्रतिनिधि मंडल बिहार के वित्त मंत्री अनुग्रह नारायण सिंह से मिला था, जिसमें राम परीक्षण राय और उस समय के पढ़ने कुछ और उसमें अनमोला सिन्हा भी थी, और क्योंकि ये तेज तर्राक थी ही और मेधावी थी, तो सब लोगों ने ये जवाबदेही दी थी कि अनुग्रह बाबू से इस बात के लिए तुम्हें ही आग्रह करना है कि पटना साइंस कॉलेज में एमएससी की पढ़ाई शुरू की जाए। तो अनुग्रह बाबू ने कहा कि तुम लोग नहीं समझते हो, बिहार को पैसा नहीं है, कैसे आमदनी है, इतनी आमदनी है, इतना खर्च है, कैसे पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई शुरू की जाएगी पटना साइंस कॉलेज में। तो ये संभव नहीं है। तो अनमोला सिन्हा का प्रतित्व इतना जबरदस्त था कि उन्होंने कहा कि देखिए, आप हमारे अभिभावक हैं और बच्चों का काम पढ़ना है, पैसे की व्यवस्था करना अभिभावक का काम है। आप बिहार के वित्त मंत्री हैं, आप चाहेंगे तो पैसे की व्यवस्था हो जाएगी, लेकिन हम लोग तो अगर पढ़ना चाहते हैं तो गार्जियन का काम तो होता है कि जब विद्यार्थी पढ़ना चाहता है तो उसको प्रोत्साहन दिया जाए। और आप तो अगर ये प्रोत्साहन नहीं देंगे, क्योंकि आप तो अभिभावक हैं, पूरे बिहार के अभिभावक हैं, वित्त मंत्री, तो आपको ये चीज करना ही चाहिए। आप चाहेंगे तो पैसे की व्यवस्था हो जाएगी। अनमोला सिन्हा की ये बात सुन के अनुग्रह नारायण सिंह, जो बहुत गंभीर व्यक्ति थे, वो चुप हो गए। उन्होंने कहा कि और उसके 2 ही दिन के बाद वो पटना साइंस कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई की स्वीकृति वो मिल गई। तो ये एक ऐतिहासिक तथ्य है कि बिहार में उच्च शिक्षा के विकास में जो पहल की गई, उस पहल की एक प्रमुख सदस्य शिष्टमंडल के रूप में अनमोला सिन्हा थी, और उनके प्रतित्व और जवाब से अनुग्रह बाबू निरुत्तर हो गए थे और उसकी सराय हुई। तो ये एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण से इसका एक महत्वपूर्ण तथ्य है। और उसके बाद तो फिर साइंस कॉलेज पढ़ाई शुरू करने के बाद वहाँ जो डेमोस्ट्रेटर्स लोग थे पहले से, उन लोगों ने भी एमएससी किया, और फिर पटना साइंस कॉलेज तो विश्वविख्यात हुआ। एमबीबीएस करने के बाद अनमोला सिन्हा के मेडिकल प्रोफेशन में किस तरह की क्यूरियोसिटी थी, डॉक्टर टीएन बनर्जी जो उस समय रिटायर कर गए थे, तो वो किस तरह से पेशेंट का डायग्नोसिस करते हैं, ये सीखने के लिए अपने प्रयास से डॉक्टर टीएन बनर्जी के यहाँ गई और अपने भाई परशुराम शाही को उन्होंने टीएन बनर्जी से दिखलाया भी, और कहा कि मैं ऐसे एमबीबीएस का छात्र हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि आप कैसे किसी पेशेंट को डायग्नोसिस करते हैं। तो वो अपने व्यक्तित्व के विकास की जो उनकी एक निजी तरीका था, व्यक्तिगत तरीका था, जिसके कारण वो अपने ही प्रयास से अपने जीवन को वो अपने व्यक्तित्व को विकसित करने में वो लगाती थी, और वो कर भी पाई। इस तरह से जो डॉक्टर जॉन, जो उस समय की वो सर्जरी की हेड थी, उनके अंदर में इन्होंने एमएस किया था, और वो बोलती थी कि ये अनमोला के रूप में मैंने बिहार को एक गिफ्ट दिया है, इतनी इनकी प्रतिभा से वो कायल थी। इसी तरह से फिर उन्होंने कोलंबो प्लान के तहत FRCS करने के लिए लंदन गई और वहाँ से FRCS की डिग्री प्राप्त की। और इधर कमलेश्वरी बाबू भी अपनी पढ़ाई में अपनी पेशे में वो सक्रिय थे, और पटना हाई कोर्ट में उन्होंने प्रैक्टिस भी शुरू कर दी थी। उनका एडिशनल जज के रूप में उनका चयन भी हो गया था, लेकिन अनमोला सिन्हा ने कहा कि आप तुमने तो ये व्रत लिया था कि हम
तुम्हें पढ़ाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे और आप अगर चले जाएंगे तो ये संभव नहीं होगा। तो वो उन्होंने जज की नौकरी भी छोड़ दी और साथ ही साथ वो रॉयल कमीशन जो होता था जिसमें सेकेंड लेफ्टिनेंट के रूप में जो लोग नियुक्त होते थे, जो एक जनरल एस.के. सिन्हा जो गवर्नर और एम्बेसडर हुए थे, उनके साथ कमलेश्वरी बाबू भी कम्पीट किए थे। लेकिन अनमोला सिन्हा के साथ जो उन्होंने एक वादा किया था कि मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा और डॉक्टर बनाऊंगा, तो उस सिलसिले में ये उन्होंने उस वादा को निभाया और उस कमीशन को भी उन्होंने छोड़ दिया। तो इस तरह से अनमोला सिन्हा के गांव से निकलने का मतलब था स्त्री की शिक्षा के लिए एक रास्ता खुलना, जो लोगों के ऊपर एक अंधविश्वास का जो परत था वो अंधविश्वास टूटा। इस तरह से अनमोला सिन्हा जूनियर टीपी सिंह की पत्नी, जैसा मैंने बताया, जो आईसीएस अफसर थे, उनकी पत्नी एमबीबीएस की थी। वो बिहार की प्रथम महिला थी और शासकीय भूमिहार समाज में अनमोला सिन्हा दूसरी महिला हुई जो उन्होंने मेडिकल की शिक्षा प्राप्त की। और इसका परिणाम ये हुआ कि अनमोला सिन्हा की पूरा फैमिली, दोनों बेटी और दोनों दामाद दोनों ही मेडिकल शिक्षा की उच्च डिग्री प्राप्त किए हैं। पूरा परिवार शिक्षित हुआ, ससुराल से लेके मैके तक दोनों ही परिवार को उन्होंने आगे बढ़ाया और दोनों शिक्षा संपन्न हो गए। इस तरह से अनमोला सिन्हा के पढ़ने का एक समाज शास्त्रीय प्रभाव भी समाज पर पड़ा, क्योंकि बेटा और बेटी का अंतर जो समाज में अभी तक कायम है। लोग कहने लगे कि बेटी ही तो है अनमोल, जिसने इतना नाम किया मैके का भी और ससुराल का भी। तो एक जो पुरुष और स्त्री के बीच में, लड़के और लड़की के बीच में जो एक भेद था, वो भेदभाव समाप्त हुआ और एक तरह से एक सामाजिक क्रांति आ गई और लोगों ने उसको आगे पढ़ाना शुरू किया। आज ये स्थिति ऐसी है कि शाही मीनापुर के गांव में हर एक घर में लड़कियां स्नातक और स्नातकोत्तर की शिक्षा प्राप्त करके एक सुशिक्षित समाज बना है और इसका प्रभाव पूरे बिहार पर पड़ा। ऐसी व्यक्तित्ववादी इस शाही मीनापुर की पुण्य धरती पर पैदा हुई बेटी ने बिहार के समाज को शिक्षा के क्षेत्र में एक अनमोल योगदान दिया, के व्यक्तित्व को मैं नमन करता हूँ।